हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। हम हमारा टॉपिक जो है वो प्रतिशत पूरा हो गया था, उसका उसके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। जो सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अति महत्वपूर्ण जो है साबित होने वाला है। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन की बात करें कि अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिए जाए, 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो है, तो रिजल्ट 116 से 2 बटा, तो रिजल्ट जो है वह संख्या का जो है, तो रिजल्ट संख्या का 16 से 2 बटे 3% हो जाता है, हो जाता है। तो वह संख्या याद कीजिए, तो वह संख्या क्या होगी या याद कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे कि 16 से 2 बटे 3%, इसको अपन को पहले तो फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। तो 16 से 2 बटे 3% को अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 16 से 2 बटे 3% का हमें पता है कि ये कितना होता है, 1/6 होता है। लेकिन 100 प्लस इसको मैं लिख दूं कि 100% को अलग करके और 16 से 2 बटे 3% को अगर मैं अलग लिखूं तो 100% फ्रैक्शन के अंदर अपने आप में एक होता है, और 16 से 2 बटे 3% की बात करें तो ये होता है 1/6। तो इसको ऐड करेंगे तो 6 से 1/6। तो इसका कुल जो अपना फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो 116 से 2 बटे 3% का अगर फ्रैक्शन बात करें तो ये अपना हो गया 7/6। तो क्या बोला जा रहा है कि 16 जोड़ दिया जाए तो वह, तो रिजल्ट संख्या का जो क्या हो जाता है, 16 से 2 बटे 3% हो जाता है। यानी अपना ओरिजिनल नंबर क्या है, 6 है। 6 में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, 7 बन गई। तो ये एक जो जोड़ा गया है वह फ्रैक्शन के अंदर एक भाग है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि वह 16 जोड़ दिया जाए तो एक भाग की वैल्यू क्या है, 16 है। यहाँ से हमें वह संख्या पूछ रहा है तो अपना ओरिजिनल नंबर क्या होगा, जो नीचे होता है डिवाइड, वो अपना ओरिजिनल नंबर होता है। तो 6 भाग की वैल्यू निकालने के लिए 16 को 6 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से अपना जो आंसर वो क्या क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह उसका रिजल्ट जो है वो संख्या का 116 से 2 बटे 3% हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इस जो रिजल्ट क्या हो रहा है, वह रिजल्ट जो हो रहा है वो 7 हो रहा है, अपना ओरिजिनल नंबर है वो 6 है। जोड़ा क्या जा रहा है, फ्रैक्शन की अगर बात करें तो 1 जोड़ा जा रहा है तब 7 बन रहा है, और अगर संख्या की बात करें तो 16 जोड़ दिया जा रहा है तो एक भाग की वैल्यू है वो 16 के बराबर होगी। और अगर हमें वह संख्या निकालनी है ओरिजिनल नंबर, तो 6 भाग जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए 16 को 6 से गुणा कर देंगे, तो अपना आंसर क्या आ गया, 96 आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है अपना कि चीनी की कीमत में वृद्धि हो रही है 16 से 2 बटे 3% की, ठीक है, जिसकी वजह से किसी परिवार की खपत है वो 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं कि मैंने बताया था कि कीमत जो होती है, कीमत इंटू खपत बराबर किसके बराबर होती है, अपने खर्चे के बराबर होती है। ठीक है। तो मल्टीपल आ रहा है तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मैंने बताया था आपको कि कीमत जो है, कीमत यानी प्राइस, प्राइस में कितनी वृद्धि हो रही है, 16 से 2 बटे 3% को 1/6, इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी पहले कितनी थी, 6 थी, बाद में क्या हो गई, 7 हो गई। बात करें खपत की, तो खपत में क्या हो रहा है, खपत को क्या लिखते हैं अपने, कंजप्शन कितना हो रहा है, 20% को हम फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो ये हो गया 1/5। यानी पहले कितनी थी, 5 थी, बाद में घटकर कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर एक्सपेंडिचर यानी खर्चे में परिवर्तन की बात कर रहा है कि खर्चे में क्या बदलाव आएगा। तो एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसको हम ऐसे पैरेलल जो है कैंसिल होता है तो पैरेलल कर देते हैं, और नहीं होता तो कोई फिक्र नहीं। ठीक है, ये हो रहा है 2 से, तो ये 3 बार हो गया और ये हो गया 2 बार। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो ये बचेगा कितना, 15, और ये हो गया अपना 14। ठीक है। तो यहाँ पे खर्चे में क्या परिवर्तन हो रहा है कि पहले 15 खर्चा होता था, अब हो रहा है 14। तो कितनी कमी आई, 1 की कमी आई। ठीक है। और ये क्या हो गया अपना 15 बढ़ाइए और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो
इसको कैंसिल कर लेंगे। 1/15 को 15 को क्या लिखते हैं, 6/2/3% डायरेक्ट अपन को पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि ये 5 से कैंसिल होगा 3 बार, और ये 20, और 20 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो 6 बार जाएगा, और 18 और 2 बचेगा 3 का भाग। तो 6/2/3% की क्या हो गया, खर्चे के अंदर कमी आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। दोबारा देख लो कि चीनी की कीमत में 16/2/3% वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत है वो 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से बताया हुआ है कि प्राइस के अंदर अगर इतने की 16/2/3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर फ्रैक्शन की बात करें तो पहले कितना था, 6 था, 1 की वृद्धि हो गई तो ये हो गया अपना 7। और खपत की बात करें तो ये 20% की खपत में क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कमी आ रही है। 20% कम फ्रैक्शन के अंदर देखें तो ये होता है 1/5, यानी पहले 5 था फिर 4 हो गया। फिर ऐसे पंक्ति में इसको कैंसिल हम कर सकते हैं, और लाइन के ऊपर नीचे जो है वो हम ऐसे स्तंभ के रूप में कैंसिल कर सकते हैं, पहले आपको बताया हुआ। फिर 2 से कैंसिल हो गया, 3 बच गया, तो ये 5 से 15 और 14 बच गया। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि पहले खर्चा कितना होता था, 15 होता था, लेकिन अब कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। एक ही कमी आ रही है, किस पर आ रही है, 15 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और यहाँ से अपना आंसर जो आ गया 6/2/3% अपना करेक्ट आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लो। अगला सवाल है, अगर किसी आयत की लंबाई हो 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में जो है अपना 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि आयत का अपना क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इज इक्वल टू होता है जो अपना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो वही कॉन्सेप्ट है कि लंबाई में कितना परिवर्तन कर रहा है, 37% 37 से 1/2% लंबाई में परिवर्तन कर रहा है। फ्रैक्शन की अगर बात करें तो ये होता है अपना 3/8। तो लंबाई की अगर बात करें तो पहले कितना था, 3 था, लेकिन 3 की क्या कर रहा है, इसमें बढ़ा रहा है, तो अब कितना होगा, 11 हो गया। बात करें विड्थ की, चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई को 20 से लिख लेते हैं। 20% घटा दिया जाए, 20% का अगर फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो ये होता है अपना 1/5 है। पहले था अपना 5 और 1 की कमी कर दी तो ये बच गया 4। ठीक है, फिर ये अपना नीचे आएगा, जो आएगा वो आएगा एरिया। तो इसको 2 से अगर कैंसिल कर दो, 4 से कर दो आप, तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करें तो इसको गुणा करोगे तो ये 5 इंटू 2 ये 10 हो गया, और ये अपना हो गया ये 11 हो गया, सॉरी 11। तो एरिया में क्या परिवर्तन आ रहा है, पहले कितना था एरिया, पहले था 10, लेकिन अब कितना हो रहा है, ये हो रहा है 11, यानी एक की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, 10 पर हो रही है। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ गया कि 10% जो है वो एरिया के अंदर अपना जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि का यहाँ से पता चल जाता है कि पहले कितना था 10, अब हो रहा है 11, यानी एक की वृद्धि हो रही है। तो 10% की अपनी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है आयत के क्षेत्रफल में। क्या करने से कि लंबाई को अगर 37/2/3% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को अगर 20% जो है वो घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या होगा कि क्षेत्रफल में इस प्रकार से निकालेंगे तो ये क्या हो गया कि 10% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर वर्ग की क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, बराबर क्या होता है कि ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वही मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो समान होती है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है आपस में बराबर। यानी एक भुजा की अगर एक भुजा दे रखी है कि 40% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसकी सारी भुजाएं जो है 40% की, उस भुजाओं में 40% का क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, 40% की अगर हम बात करें तो 40% को फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो 2/5। तो भुजा की बात करें तो पहले कितनी थी, 5 थी। फिर पहले एक भुजा की बात करें, क्षेत्रफल में 2 भुजा थी, तो एक भुजा की फर्स्ट भुजा की बात करें तो पहले थी 5, फिर 2 की वृद्धि हो गई, यानी हो गई 7। सेकंड की बात करें तो ये 2 बार भुजा लेनी होगी, तो वही 5 से क्या हो गया 7 हो गया। और एरिया के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 49, सॉरी 49।
तो यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से वृद्धि हो रही है 4 और 2 यानी 24 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है, 25 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से हो गया 25 100 और 24 को अगर 4 से मल्टीपल करोगे तो ये अपना आ जाएगा अपना 48 नहीं 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 एक 96% की जो है अपनी इसके अंदर वृद्धि आ जाएगी। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन जो होगा, तो भुजा इंटू भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। दोनों भुजाएं चारों भुजाएं क्या होती है, वर्ग की समान होती है, लेकिन भुजा एक भुजा दे रखी है कि एक भुजा में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी ये भुजा चारों भुजाओं में अपना क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्षेत्रफल जो है वो होता है भुजा इंटू भुजा, तो 2 बार लगेगा। तो ये 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया, और ऐसे पंक्ति में रो में यानी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट गुणा करके 25 लिख देते हैं और साथ साथ 49 कितने की वृद्धि हो रही है, 24 की वृद्धि हो रही है, किस पर, 25 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं और यहाँ से इसको 25 से काटेंगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 96% की क्या हो रही है, अपनी वृद्धि हो रही है। वृद्धि का पता यहाँ से चलेगा कि पहले कितना था, 25 था, लेकिन बाद में कितना हो गया, 49, कितने की वृद्धि होगी, 24 की। तो ऑल ओवर अपनी जो वृद्धि है वो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, इस क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल में हो गई। ये इतना क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि P जो है वो Q से 6 गुना है, तो Q है वो P से कितना प्रतिशत कम है, यानी P और Q, P है वो Q से 6 गुना, यानी Q अगर 1 है तो P जो अपना क्या होगा 6, यानी P और Q का कितना है, 6 गुना है। क्या पूछा जा रहा है कि Q है वो P से कितना प्रतिशत कम है, किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, कि P के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो नीचे तो अपना क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, तो Q है वो P से कितना कम है, तो ये कितना कम है इससे, ये 5 कम है। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये हो गया अपना 3 और ये हो गया 50, और 225 में अगर 3 का डिवाइड करोगे तो 36 18 और 8 थी 24, और ये 1 और 3 थी 9, तो 83 सही 1/3% जो है वो अपना Q जो है वो P से कम है। कि P है वो Q से 6 गुना है, यानी Q अगर 1 है तो P जो है अपना क्या होगा, 6 होगा। तो Q और P से कितना प्रतिशत कम होगा, तो Q है वो P से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत निकालने के लिए किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, P के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो नीचे तो जो आएगा जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, और ऊपर जिसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी Q के बारे में पूछा जा रहा है कितना कम है। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन के अंदर कितने में कितना कम है, तो 5 कम है, और किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, P के रेस्पेक्ट में। P का कितना भाग है, 6 भाग है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 83 सही 1/3% है वो Q P से कम है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो उसके 64 अंक जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा आ जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, आइए चलो देखते हैं। कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, यानी एक छात्र जो है वो 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इसके 32 अंक अगर और आ जाए, अंकों की बात करें तो 32 अंक अगर और आ जाए तो ये पास हो जाएगा। अगली बात कही जा रही है कि जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, यानी 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक है वो ज्यादा आ जाते हैं, यानी ज्यादा आ रही, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 64 माइनस कर देंगे, इसका मतलब ये पूरा पूरा पास ही होगा। और इसमें बोला जा रहा है कि 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 32 अंक जो है उसके और आ जाए तो वो पूरा पूरा पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिशत की वैल्यू को एक साइड में कर लेंगे और जो अंक दिए हुए हैं उनको एक साइड में कर लेंगे। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 48% माइनस 36%, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 32, तो उधर है, और ये अपना 64, और यहाँ से 12% है वो आ गया अपना 6, और ये हो गया 9, यानी 12% का मान आ गया, वो अपना क्या आ गया 96। और यहाँ से 1% की अगर बात करें तो ये अपना आ जाएगा 8 अंक, यानी 1% है वो 8 अंकों के बराबर है।
तो हमें क्या बोला जा रहा है कि पासिंग जो प्रतिशत है, वो पासिंग जो मार्क है प्रतिशत के अंदर वो कितने होंगे, यानी 36% तो उसके आ रहे हैं, और अगर 32 नंबर में जितने प्रतिशत होते हैं उतने और आ जाए तो बंदा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी 36% तो उसके आ रहे हैं। 32 अंकों में अगर प्रतिशत की बात करें तो 8 अंकों में 1% है, तो 32 अंकों में कितने प्रतिशत होंगे, तो इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 4% बराबर कितना हो गया, ये अपना आ गया 32। यानी 32 अंकों की अगर बात करें तो 32 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 4% के बराबर होंगे। तो इसमें 4% ऐड कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 40%। तो ये अपना क्या हो गया, पासिंग मार्क हो गए। क्या बोला जा रहा है कि 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से वो फेल हो रहा है, यानी 36% उसके आ रहे हैं लेकिन 32 अंक जो है वो और आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दूसरी बात कही जा रही है कि 48% अंक प्राप्त करता है, 64 अंक ज्यादा है वो आते हैं, यानी 48% से प्राप्त करा है, 64 अगर कम आ जाए तो वह पूरा पूरा पास ही होगा। यहाँ से प्रतिशत की वैल्यू अलग लिख लेंगे, एक साइड पे कर लेंगे, और जो नंबर दिए हुए हैं उसको एक साइड में कर लेंगे, यहाँ से 1% का मान निकालेंगे। पासिंग मार्क के लिए बोला जा रहा है तो ये जो है 36 प्लस 32, 36% और 32 अंक, ये पूरे पूरे बंदा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, छात्र जो है वो पूरा पूरा पास हो रहा है। तो 36% हो गया, लेकिन 32 अंक है, वो 32 अंकों में कितने प्रतिशत है, यानी 8 अंकों में 1% है, और 32 अंकों में अपना क्या हो गया, 4% हो गया। तो 36 और 4 अपना 40%, उसका मिनिमम जो है ये मिनिमम पासिंग प्रतिशत है। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, आप इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, ठीक है, अगर पुरुषों की जो है जनसंख्या, अगर पुरुषों की 5% दर से बढ़े और महिलाएं जो है, अगर पुरुष जो है वो 5% की दर से बढ़े और महिलाएं जो 9% की दर से बढ़े, तो जनसंख्या कितनी हो जाती है, वर्ष के अंत में अगर बात करें तो जो जनसंख्या है वो 6500 हो जाती है। तो पुरुषों व महिलाओं की संख्या क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं कि जो पुरुष है, पुरुष और महिला, पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या किस रेट से बढ़ रही है, 5% की रेट से बढ़ रही है, और महिलाओं की जनसंख्या है वो 9% की रेट से बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो पुरुष और महिला दोनों की जो रेट है वो क्या हो रही है कि 5% की रेट से ही बढ़ रही है। तो अगर 5% की रेट से बढ़े तो 6000 का अगर हम 5% निकालें तो ये अपना क्या क्या आएगा, 300। यानी अगर 5% की रेट से अगर बढ़े पुरुष और महिलाओं दोनों की रेट, तो अपना 300 बढ़ा, यानी 6300 होने चाहिए यहाँ से। तो अपना ओरिजिनल में कितना हो रहा है, 500 बढ़ रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए था, अगर 5% की बात करें कि 5% की रेट से बढ़नी चाहिए तो होना तो अपना क्या चाहिए, 300, लेकिन हो कितना रहा है, 500 हो रहा है। तो कितने की जो है वो वृद्धि कितनी की आ रही है, यहाँ पे 200 की वृद्धि आ रही है। ये 200 की जो वृद्धि अथवा कमी है वो किस कारण आ रही है, तो यहाँ हमने 4% की जो कमी करी है ना, उसी के कारण ये 200 जो है इसकी वृद्धि अथवा कमी आ रही है। तो 4% यानी महिलाओं का 4% किसके बराबर है, इन जो कमी हुई है, हमने यहाँ पे कितने की कमी की है कि 4% की कमी करिए, इसीलिए तो अपना जो है 200 कमाया है। ठीक है, तो ये 200 है, 4% के बराबर अपना 200 हो गया। अगर 1% की अगर यहाँ से बात करें, 1% का मान निकालेंगे तो इसमें यह आ जाएगा 50, और अगर 100% की बात करें तो यह अपना आ जाएगा 5000। यानी महिलाओं की संख्या तो कितनी आ गई, 5000 आ गई। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष की कुल कितनी है, 6000 है, तो 5000 महिलाएं हो गई, तो पुरुष कितने बच गए, भाई जाहिर सी बात है कुल कितने हैं, 6000 है, उनमें से 5000 वो महिलाएं हो गई, तो बच गए कितने, पुरुष 1000 है, वो पुरुषों की संख्या बच गई। कैसे करना है कि जनसंख्या दे रखी होगी, उसमें कहा होगा कि पुरुषों की जो जनसंख्या है वो किस रेट से बढ़ रही है, और महिलाओं की जो जनसंख्या है किस रेट से बढ़ रही है, और लास्ट के अंदर है वो बढ़कर कितनी हो गई, कितनी हो गई, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या पूछेगा। तो पुरुषों की किस रेट से बढ़ रही है, महिलाओं की किस रेट से बढ़ रही है, इसको हम जो कम है उसको खींचकर उसके पास में लाते हैं, यानी और अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि 5% की जो है वो अगर वृद्धि हो तो 6000 का 5% कितना होगा, ये होगा अपना 300। तो अगर 5% की अगर हम बात करें तो 300 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है कि 500 की वृद्धि हो रही है, 6500 हो रहा ना, इसका मतलब क्या है 500 की वृद्धि हो रही है।
लेकिन अपने हिसाब से अगर हम 5% की ऑल ओवर बात करें रेट बटे तो 300 होना चाहिए। ये 200 की कमी आ रही है इसमें, वो किस कारण आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है कि महिलाओं का 4% में कमी करी है। तो ये 4% महिलाओं का 4% वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। यहाँ से 1% की बात करें तो ये आ जाएगा 50 के बराबर, और 100% की बात करें तो 5000। कुल की बात करें तो कुल अपना 6000 है, तो जो महिलाएं वो 5000 हो गई, कुल 6000 है, तो पुरुष कितने हो गए, 1000 हो गए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान जो है नहीं किया, और 11 से 1/9% है वो मत अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% जो है वो प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10% लोगों ने तो क्या किया है, मतदान किया ही नहीं। तो मतदान कितने प्रतिशत लोगों ने किया है कि 90, 100 पर बात करते हैं हम, अगर 100 पर बात की जा रही है तो 10% ने तो मतदान ही नहीं किया। मतदान किसने किया है कि 90 जो है, 90 अगर हम बात करें कि 90 आदमियों ने मतदान किया है, और 90 और 11 से 1/9% जो है मतलब अवैध घोषित कर दिए। तो 11 से 1/9% को अगर फ्रैक्शन के अंदर बात करिए तो है 1/9, यानी 90 का 1/9 निकालेंगे तो ये अपना आएगा 10, यानी 10 वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध कितने बचे अपने पास, 80 वोट जो है वैध बचे हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि वैध मतों का 75% है वो अगर जीतने वाले को मिला है, यानी इसका कितना प्रतिशत है, 75% जीतने वाले को मिला है, ये है जीतने वाला। ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिला है कि हारने वाले को, भाई जाहिर सी बात है 100% में से 75% है, जीतने वाले को मिल गया, तो हारने वाले को 25% मिला है, ये है हारने वाले को। ठीक है, लेकिन ये 25% और ये जो 75% ये 80 का होगा, क्योंकि ये अपना यही क्या है, ये है वेद मत, और ये अपनी है अवैध मत। ठीक है, ये है अवैध मत। तो यहाँ से ये कितने प्रतिशत से जीत रहा है, तो ये 50% से जो विजय होने वाला 50% से जीत रहा है। लेकिन मतों की अगर बात करें तो ये 50% है, वो प्रश्न में जो अपना सवाल दिया कि 2000 मतों से वह विजय हो गया। तो ये प्रतिशत की बात करें तो 50%, लेकिन ये 50% किसका होगा, 80 का। तो 80 का अगर 50% निकालेंगे तो ये अपना क्या आएगा, 20 से 20 यानी 40 भाग की वैल्यू जो है वो कितनी है अपनी, 2000 है, यानी 2000 मतों से वह विजय हुआ। तो 40 भाग की अगर बात करें तो 40 भाग और 2000 मतों के बराबर है, यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से 10 और ये आ गया 50। ठीक है, तो कुल मतों की बात की जा रही है कि कुल मत कितने होंगे, तो कुल मत शुरू के अंदर बात करें तो कुल मत है अपने कितने, 100, तो 50, एक भाग की वैल्यू 50 है, तो 100 भाग की वैल्यू निकालने के लिए 50 को 100 से गुणा कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा कुल मत। तो कुल मत कितने हो गए कि कुल मतों की अगर बात करें तो कुल मत हो गए 5000 मत। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एक चुनाव है उसमें से 10% जो वोट है वो तो मतदान किए नहीं गए, उसमें से 90 जो है, अगर 100 की बात करें तो 100 माने तो 10 वोट जो है वो मतदान ही नहीं किए गए, 90 वोट जो है उनकी वोटिंग हुई है। और 90 वोटिंग है उनमें से क्या हुआ है कि 11 से 1/9% मत है वो अवैध घोषित कर दिए गए, यानी 10 मत है वो अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचे कितने, 80 मत जो है वो वैध बचे। तो इनमें से अगर विजय की बात करें तो इसको मिले हैं अपने 75% मत, और हारने वाले को जाहिर सी बात है 100% की अगर हम बात कर रहे हैं तो 75% जीतने वाले को मिले हैं, तो 25% है वो हारने वाले को मिले। प्रतिशत की बात करें तो ये प्रतिशत में अगर जीतने वाले की बात करें तो कितने प्रतिशत से जीत रहा है, 50%। लेकिन ये 50% किसका होगा, वैध मतों का, क्योंकि ये सवाल में लिखा हुआ है कि वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, यानी ये 80 का 75% है और ये 80 का 25% है। तो अंतर अगर बात करें तो 50% से ये जीत रहा है, तो 50%, 80 का 50% निकालेंगे तो अपना आएगा 40 भाग, और 40 भाग की वैल्यू अपन को प्रश्न में दी गई है कि ये कितना है, 2000 है, और एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 50 आ जाएगी। और कुल मतों की संख्या पूछ रहा है तो कुल मत अपनी कितने मानी थी, ये 100 है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो कुल मतों की संख्या अपनी आ गई 5000। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च अपना क्या रहे, समान रहे। यानी कीमत क्या होता है, प्राइस यानी कीमत इनटू खर्च बराबर क्या होता है अपना, सॉरी खपत इज इक्वल टू होता है खर्च। ठीक है,
तो यहाँ पर बात की जा रही है कि खर्च अपना क्या है, कांस्टेंट है। खर्च अपना कांस्टेंट है तो कीमत है वो खपत की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी कीमत जो है, कीमत है वो खर्च की क्या होगी, सॉरी खपत की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब क्या है कि खपत अगर बढ़ेगी तो कीमत के मान में क्या होगी, वो कमी आएगी, और कीमत अगर बढ़ रही है तो खपत क्या होगी, इसमें कमी आएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जा रही है तो खपत के अंदर कितनी कमी आएगी। भाई जाहिर सी बात है कमी आएगी। अगर बात करें कि प्राइस 20%, तो 20% को अगर फ्रैक्शन के अंदर लिखोगे तो 1/5 होता है। यानी पहले कितनी थी, पहले थी 5, और 20% की वृद्धि हो रही है, यानी अब कितनी हो गई, 6 हो गई। अब अगर बात करें कि खपत की बात करें, कंजप्शन की बात करें, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। यानी ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये 6 ये 5 से 6 हो रहा है तो ये क्या होगा, 6 से 5 होगा। ठीक है, तो ये अपनी खपत होगी और ये अपना क्या हो गया, कीमत हो गई। तो खपत की वो पूछ रहा है कि खपत के अंदर कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से कितनी कमी हो रही है, खपत के अंदर 1 की कमी हो रही है, और किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करके। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1/6 को फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो 1/6 वो प्रतिशत में कितने रहते, 2/6, 16 से 2/3% को हम क्या लिखते हैं, 1/6। तो यहाँ से अपना डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, 16 से 2/3% अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, खर्च के अंदर कोई, खर्च में केवल 10% की ही कमी आए। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस, कीमत की बात करें, कीमत कीमत कितनी हो रही है, 30% घट रही है। 30% को अगर फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो ये होता है अपना 3/10। यानी पहले कितनी थी, 10 थी, अब 3 घट गई, यानी कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, अब बात करें कि खपत, खपत की में कितनी वृद्धि होगी, खपत, तो खपत की ज्ञात करनी है तो इसको हम x और इसको y मान लेते हैं। नीचे वो लाइन, और खर्चे के अंदर बात करें तो खर्चा है वो कितना हो रहा है अपना, खर्चे में 10% की कमी हो रही है। यानी पहले 10 था, अब 1 की कमी हो गई, यानी अब कितना हो गया, 9 है, वो अपना हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बोला जा रहा है कि 10% जो है वो अपना, 30% है वो खपत घट गई। यानी कि बात की जा रही है कि 3 की कमी हो गई, पहले कितनी थी 10, 3 की कमी हो गई, तो ये अपना कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, दूसरा बात की जा रही है कि यहाँ पे कितनी हो रही है, खर्चे में क्या परिवर्तन हो रहा है कि 10 की कमी आई, तो 10 यानी 1/10, यानी पहले कितनी थी, 10 थी, 1 की कमी आ गई तो कितने बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ से क्या सिखाया था कि ऐसे पंक्ति में अगर आ जाए तो इसको इस प्रकार से रो में हम कैंसिल कर सकते हैं, और जो लाइन के ऊपर नीचे हैं वो स्तंभ के रूप में हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, आगे कोई कैंसिल, ये 7 9 कैंसिल हो नहीं रहे। यहाँ से x और y को ऐसा का ऐसा लिखते हैं, इसको तिरछा गुणा करके लिखते हैं। तो 7 को, ये अपना हो गया 7, और 1 को 9 से गुणा करेंगे, ये आएगा 9। तो कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 7 के रेस्पेक्ट में हो रही है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता है, अगर 1/7 फ्रैक्शन है वो किसका मान होता है कि 14 से 2/7% का मान होता है। ठीक है, और 2 ये इसका डबल नहीं है क्या, तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो इसका डबल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना 28 सही 4/7, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। और वैसे आप वैसे भी निकाल सकते हो पूरा सरल करके, लेकिन डायरेक्ट पता अगर है तो एग्जाम में टाइम है वो बच जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि चीनी की कीमत में 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, खर्च के अंदर केवल 10% की कमी आए। तो कीमत में 10% की, सॉरी 30% की अगर कम हो, यानी 10/3 कम हो रहा है, यानी 10/3 कम होगा तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। खपत के अंदर हमें पूछ रहा है तो हम x और y मान लेते हैं। और खर्च की अगर बात करें तो खर्च है वो 10% की कमी, यानी पहले 10 था, 1 की कमी होगी, 10 पर 1 की कमी होगी, तो ये अपना बच गया 9। तो यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x y का मान है यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है पहले कितनी थी खपत,
पहले थी 7 की और अब कितनी हो गई 9। कितने की बढ़ती हो गई 2 की बढ़ती हो गई। किसके रेस्पेक्ट में, यानी पहले 7 थी तो जो पहले थी उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो 7 के रेस्पेक्ट में 2 की बढ़ती हो गई और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं और 2/7 अगर फ्रैक्शन की बात करें तो ये 28 से 2 4/7 के प्रतिशत के बराबर होता है। तो अपना आंसर क्या हो गया 28 से 4/7 अपना आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी है वो अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर जो 9% कमीशन देती है और 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% है वो बोनस दे रही है। अगर विक्रेता अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 63,200 रुपए जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि विक्रेता को 9% का तो कमीशन मिल रहा है, लेकिन 20,000 से ऊपर की अगर वो सेल करता है बिक्री करता है तो 1% का बोनस है उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है और इस प्रकार से वो अपना हिस्सा जो है अपना हिस्सा कमीशन जो है काट कर कंपनी को जो है वो 63,200 रुपए जमा करवा रहा है। इसका मतलब क्या कि उसने पूछ रहा है कि कुल बिक्री है वो कितनी की थी, उसने अपना हिस्सा तो काट लिया लेकिन कंपनी को जमा करवाया इतना। तो इसी में अगर उसने बात करें तो क्या क्या काटा है तो कुल बिक्री किस प्रकार से निकाली जाती है। ये जो 1% जो बोनस है वो 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री कर रहा है, यानी 30,000 की अगर वो बिक्री करेगा तो 20,000 पर तो उसको 1% नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो ये 1,000 रुपए के ऊपर कर रहा है ना 20,000 से ऊपर, तो 1,000 रुपए पर 1% का उसको बोनस मिलेगा, यानी 10 रुपए जो है उसको बोनस के रूप में मिलेंगे। 1 रुपये बोनस का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर वो सेल्स मैन बोल दे कि मेरे को तो भाई साहब 20,000 रुपए पर भी क्या चाहिए कि जो है कमीशन चाहिए, जो बोनस है वो 20,000 से ऊपर नहीं, ऊपर तो वो ले ही रहा है लेकिन 20,000 पर भी मुझे 1% बोनस जो है वो चाहिए। तो 20,000 का अगर हम 1% की बात करें तो ये अपना हो गया 200 रुपये। तो उसके पास कितने 200 रुपये जो है वो और रख लेगा। तो कंपनी को कितना जमा कराएगा, यानी 200 रुपये वो और रख लेगा। तो यानी 63,200 रुपये जो कंपनी को वो जमा करवा रहा है, तो 200 रुपये अगर वो और अपने पास रखता है तो कंपनी को करवाएगा 63,000 रुपये जो है वो जमा करवाएगा, ठीक है। अब 63,000 रुपये जमा करवा दिए कंपनी में, लेकिन उसके पास कुल हिस्सा कितना रहा है कि 9% तो पूरे पर उसे कमीशन मिला है, यानी 9% है ये तो पूरी बिक्री पर ही उसे कमीशन मिला है। लेकिन इसे ये जो 1% था वो 20,000 से ऊपर की बिक्री पर कमीशन जो मिल रहा था, उसने कह दिया कि 20,000 रुपये पर भी मुझे जो है वो 1% वो बोनस चाहिए, यानी 200 रुपये उसने और रख लिए। तो कुल प्रतिशत की अगर बात करें तो 9% तो ये रख रहा था और 1% ये पूरा का पूरा बिक्री में से रख लिया। तो कुल की अगर बात करें तो 10% नहीं हो गया क्या कि 10% तो विक्रेता ने खुद अपने पास रख लिए। तो जो अपनी कंपनी में कितना जमा करवाएगा, कंपनी की बात करें तो 90% है वो कंपनी में जमा करवाएगा। और 90% की बात करें तो कंपनी में अगर वो जमा करवा रहा है तो जमा कितना करवा रहा है, यहाँ से 63,000 रुपये जमा करवा रहे हैं और 90% का मान अगर 63,000 रुपये है तो यहाँ से 1% की अगर मान निकाले तो ये अपना हो जाएगा 63,000 बटे 90, 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये हो गया अपना 700। 1% का मान 700 आ गया। तो कुल आय की बात की जा रही है कि कुल बिक्री जो है वो कुल बिक्री कितनी कर रहा है, यानी कुल बिक्री पर ही तो अपना कमीशन है जो है वो ले रहा है, वो बोनस की बात कर रहा है। तो कुल बिक्री में से काट कर ये कंपनी को इतने रुपए वो जमा करवा रहा है, तो कुल बिक्री 100% का अगर मान निकालेंगे तो 700 इंटू 100 से इसको गुणा करेंगे तो कुल बिक्री है वो कितनी आ जाएगी अपनी 70,000 रुपये जो है वो उसकी कुल बिक्री हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देता है, 9% का तो वो कुल बिक्री पर दे रहा है जितनी भी वो बिक्री कर रहा है, यानी कि 70,000 रुपये है उस पर 9% का तो उसे मिल ही रहा है। लेकिन 20,000 से ऊपर की अगर वो बिक्री कर रहा है तो उसे 1% जो है बोनस के रूप में मिल रहा है। और बात की जा रही है कि अगर वह जो सेल्समैन है विक्रेता है वो कंपनी को 63,200 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री उसने कितने की है, ये 9% कमीशन ले रहा है, 1% तो 20,000 से ऊपर पर बोनस ले रहा है। यदि वो बोलते हैं कि मुझे 20,000 रुपये पर भी क्या है कि भाई साहब इस पर भी मुझे बोनस चाहिए, तो 20,000 का 1% निकाले यानी 200 रुपये उसके पास और होंगे। तो 200 रुपये वो कम जमा करवाएगा कंपनी के अंदर, तो कंपनी में कितना जमा करवाएगा 63,000 करवाएगा, यानी 200 माइनस कर देंगे तो 63,000 रुपये कंपनी को जमा करवाएगा। लेकिन प्रतिशत की अगर बात करें तो ऑल ओवर कितना प्रतिशत रख रहा है अपने पास, यानी 9% तो कमीशन रख रहा है और 1% ये बोनस है वो पूरी बिक्री पर ही रख रहा है, यानी कुल उसके पास कितने प्रतिशत, कुल बिक्री का कुल कितना प्रतिशत हो गया
10% हो गया। तो कंपनी को प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत जमा करवा रहा है कि 90% है वो कंपनी को जमा करवा रहा है। और 90% ये है वो रुपयों की अगर बात करें तो ये 63,000 रुपये के बराबर है। यहाँ से 1% का मान आ गया अपना 700। और अगर कुल बिक्री पूछ रहा है तो 100% का मान है वो 700 इंटू 100 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 70,000 रुपये अपना आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर इसकी आय में 15% है वो बढ़ जाए और खर्च जो है वो 15% बढ़ जाए तो इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आय की अगर हम बात करें तो आय को हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं। आय जो है आय क्या होती है, आय जो होता है खर्च प्लस बचत की, जो अपनी कितनी बचत हो रही है वो खर्चा कितना हो रहा है वो अपनी क्या होती है कुल जो है वो आय होती है। और कुल आय को हमने क्या पढ़ा था कि इसको हमेशा क्या मानेंगे 100 मानेंगे। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी कि कुल आय उसकी 100% है तो 60 खर्च कर दिया। ठीक है, सॉरी 60 खर्च कर दिया तो बचत जो है वो बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी 40 होगी। अब क्या बोला जाए अगर इसकी आय में 15% वो बढ़ जाए, यानी इसकी जो आय है 15% बढ़ा दी जाए तो 100 का 15% यानी 115 कर दी जाए। ठीक है, और खर्च यानी 100 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 बढ़ा दी जाए और खर्च के अंदर क्या बात कर रहा है कि 15% ही खर्च के अंदर बढ़ा दिया जाए। तो 60 का अगर 15% निकालेंगे कि 60 का 15% निकालेंगे अपन तो 10 से 10 और 6 5 30 और ये अपना क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 9 की क्या हो रही है वर्ती यानी गुणनफल हो गया। ठीक है, 69 हो गया। तो यहाँ से अगर बचत की बात करें तो बचत कितनी हो रही है, कुल आय कितनी 115 और बचत है अपनी सॉरी खर्चा जो है अपना 69 हो गया। तो बचत की बात करें तो ये कितना बचत हो गया कि 15 में से अगर 9 तो ये हो जाएगा 6 और 10 में से 4 गए 46। तो बचत कितनी होगी अपनी 46 जो है वो अपनी बचत हो गई। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो पहले कितनी बचत हो रही थी, पहले 40 हो रही थी लेकिन अब कितनी हो रही है 46 हो रही है। कितनी की वृद्धि हो रही है 6 की वृद्धि हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है 40 के रेस्पेक्ट में हो रही है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 और ये हो गया 3। यानी यहाँ से क्या आ गया कि 15% जो है वो अपना बचत है, बचत में वृद्धि वो कितनी होगी 15% की बचत में वृद्धि होगी। क्या बोला जा रहा है आय है उसकी 60% वो खर्च करता है। अगर उसकी 15% आय बढ़ा दी जाए और खर्चे में भी अगर 15% बढ़ा दिया जाए तो बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बचत यहाँ से निकालेंगे, पहले बचत अगर हम फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो 100 माना था, 60 जो है अपना खर्चा हो रहा था, 40 बचत हो गई। और 115 अगर 15% की वृद्धि हो जाए आय के अंदर तो 115 हो जाएगा और खर्चे के अंदर 15% की वृद्धि हो जाए तो ये अपना हो जाएगा 69। और यहाँ से अगर बचत की बात करें तो बचत कितनी हो रही है 46 की बचत हो रही और 46 की बचत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बचत हो रही थी 40 अब हो रही है 46 यानी 6 की वृद्धि हो गई। 6 की वृद्धि किस पर हो रही है 40 पर, पहले 40 थी जो पहले था ना उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो 15% की क्या होगी कि बचत के अंदर 15% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो अपना राइट आंसर जो है वो क्या होगा 15%। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च कर रहा है, बची हुई आय का 20% खाने पे खर्च कर रहा है और फिर 120 रुपए जो है वो दान देता है। इसके बाद उसके पास में 1400 रुपए वो शेष बच जाते हैं तो उसकी आय क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर शेष यानी बची हुई की बात करें तो मल्टीपल वाला सिस्टम वह लगेगा। यानी अगर हम कुल आय मान ले कि उस आदमी अगर आय मान ले, आय की बात करें तो मान ले कि x है। ठीक है, तो उसका 5% की अगर हम फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो ये होता है 1/20 यानी 20 भाग में से एक भाग तो उसका क्या हो गया परिवहन पर खर्च हो गया। तो बचा कितना उसके पास 19 बचा और 20 में से 19 बचा। यानी कुल आय की बात करें तो x का 19/20 जो है वो परिवहन पर बचा है। और कुल आय की बात की जा रही है तो कुल आय में शेष का अगर बात करें तो 20% यानी 20% की अगर बात करें तो ये होता है फ्रैक्शन के अंदर 1/5 यानी एक भाग जो है वो खर्च हो गया खाने पे 5 भाग में से तो बचा कितना 4 भाग बचा और कुल कितने थे अपने 5।
यानी कुल आय का 4/5 भाग जो है वो किस पे बच गया, अपना खाने पे बच गया। उसके बाद में ये तो अपनी होगी कुल आय। कुल आय में से इतना इतना तो ये खर्च हो गया, ठीक है। और उसमें क्या बोला जा रहा है कि 120 रुपए का जो है, ये रुपए के अंदर बात की जा रही है, तो 120 रुपए क्या हो गया, दान दे दिया। तो उसके बाद से कुल आय में से अगर ये घटा दें, कुल आय का इतना प्रतिशत तो ये बचा है, और अगर बात करें कि 20% में 20% खाने पे खर्च हो गया, तो 80% बचा, तो 80% होता अपना 4/5। तो इसमें से अगर 120 का वो दान कर दिया, तो ये माइनस कर दिया, तो लास्ट में उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 1400 रुपए बचे हैं। ये है वो प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4 को यहाँ से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। और अगर बात करें कि x इंटू 19/25, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1400 प्लस 120, यानी ये हो जाएगा 1520। तो यहाँ पर लिख देता हूँ x इंटू 19/25 इजिवल टू हो गया 1520। तो 19 का अगर इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार, और ये हो गया अपना, ठीक है, 80 बार जो है जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो गया x इंटू 19/20 इजिवल टू हो गया अपना 1520, और 19 को इससे कैंसिल करोगे तो 80 बार कैंसिल हो जाएगा, तिरछा गुणा करोगे तो x का मान जो है वो आ जाएगा अपना 25,200। तो 25,200, तो कुल आय जो है उसकी वो क्या होगी, 200 रुपये। अपने आय क्या मानी थी, 200 रुपये मानी थी, सॉरी 2000 रुपये एक्स मानी थी। तो कुल आय उसकी क्या आ गई अपनी, क्या 2000 उसकी कुल आय हो गई। तो पूछा क्या गया कि उसकी आय ज्ञात कीजिए, तो आय है वो अपनी 2000 हो गई। क्या बोला जा रहा है, मैंने आपको कहा कि शेष की अगर बात की जा रही है, तो शेष की अगर जब भी बात की जाएगी तो उसका मल्टीपल लेंगे। यानी कुल आय है उसका 5% परिवहन पर खर्च हो गया, तो बचा कितना है, यानी कुल आएगा इतना 19/20 भाग तो अपने पास बचा है, और उसका भी 20% खाने पे खर्च हो गया। यानी 1/5 की बात करें तो 5 भाग में से एक भाग जो हो खाने पे खर्च हो गया, तो बचा कितना है, 4/5 भाग बचा है। तो यानी कुल आय का जो बचा है उसमें से 4/5 भाग है वो उसका खाने पे खर्च हो गया। उसमें से क्या होगा कि 120 रुपये वो दान कर दिया, तो जो दान किया है वो माइनस कर देंगे, तो शेष उसके पास कितने बचे हैं, 1400 रुपये जो है उसके पास शेष बचे हैं। तो यहाँ से इसको कैंसिल करके x का मान निकालेंगे, और x हमने जो है उसकी आय मानी थी, और ये अपना जो है वो ज्ञात करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे मिलते हैं कल। धन्यवाद।